तो इस पर आपका क्या नजरिया है? जब ये अपलोड भी होगा तो मेरी उन तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है जो इस जवाब को सुनेंगे, इस आंसर को पूरा कंप्लीट होने तक सुनिए इंशाअल्लाह। कभी भी किसी के लिए फायदा नहीं करती जब तक के जंग हक पे ना लड़ी जाए। यकीनन जो कोई आपके 3000 लोगों को सितंबर 11 में मारे, उन मुजरिमों को सजा देना आपका हक है, लेकिन उनको सजा देने के नाम पे आप 500 गुना और ज्यादा मासूमों को नहीं मार सकते जाके, और बाद में सिर्फ सॉरी नहीं बोल सकते उसके लिए। इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है तालिबान को लेकर, वो है इंडिया की सिक्योरिटी, हमारी अपनी सिक्योरिटी, यानी मुल्क की जो सिक्योरिटी है, ये हमारा सबसे जो अहम कंसर्न है, हमारा अहम मसला है हमारे लिए। अगर तालिबान दहशतगर्दी से बुर्का पहनाई तुम्हारे लॉजिक पे, तो तुम्हारी लॉजिक में फ्रांस दहशतगर्दी से बुर्का उतरवा दिया। दोनों में फर्क क्या है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अयाज है और मैं एज ए रिक्रूटर काम कर रहा हूँ। इमरान भाई, मेरा सवाल है कि हाल ही में हम देखे कि अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज है, जहाँ पे तालिबान ने यूएस को डिफीट किया और वो लोग वहाँ पे शरिया नाफिज करने वाले हैं, तो इस पर आपका क्या नजरिया है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदर अयाज ने सवाल किया है कि रिसेंटली अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल चेंज आया, सियासी एक तब्दीली आई, जहाँ पर एक तवील मुद्दत की जंग ख़त्म हुई, और जैसा कि आलमी सतह पर ग्लोबली ये महसूस किया जा रहा कि ये वॉर में अमेरिका की डिफ़ीट हो गई, और फिर अभी फ़िल वक्त वहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबान ने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, एक अपनी हुकूमत उन्होंने क़ायम किया है। इस बारे में मेरी राय क्या है, ये आप जानना चाहते हैं। देखिए माशाल्लाह, ये जो सवाल है, इस सवाल को 2-3 अलग अलग पहलू में हम जवाब दे सकते हैं और इसको समझ सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन इसके पहले कि मैं पूरा जवाब दूं, एक चीज़ बिल्कुल शुरू में ही वाज़े करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये पूरा जवाब मेरा मुकम्मल सुनेंगे तो इंशाअल्लाह शायद सही कंक्लूजन समझ सकेंगे। दूसरा ये कि जब ये अपलोड भी होगा तो मेरी उन तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है जो इस जवाब को सुनेंगे, इस आंसर को पूरा कंप्लीट होने तक सुनिए इंशाअल्लाह। शुरुआत में एक और बात भी वाज़े करना चाहूँगा कि मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई सियासी माहिर नहीं हूँ, मैं कोई सियासतदान भी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ, साथ में मैं उम्मत मुस्लिमा की कोई अथॉरिटी भी नहीं हूँ कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मुस्लिम्स कुछ गुफ्तगू करूँ। ना ही मैं कोई आलिम दीन हूँ कि शरई तौर पर इसके ऊपर कोई बात बताऊँ, ना ही मैं इंडिया की गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी हूँ कि मेरा जो जवाब है वो गवर्नमेंट के पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करे। तो एक आम हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते, चूँकि अक्सर लोग जो है उलेमा से या जो लोग दीन का काम कर रहे हैं उनसे एक उम्मीद लगाते कि कोई मसला आ जाए तो शायद इनसे पूछे तो कुछ समझ में आ जाए बात। तो इस ख़ास तौर पे इस मसले के बारे में मैं यही बताऊंगा कि जितनी आम आवाम के बीच में इस मसले के बारे में मालूमात हैं और जो सोर्सेस ऑफ मालूमात हैं, उतने ही सोर्सेस मेरे पास भी है मालूमात करने के लिए। हो सकता है कि आम आवाम उतने पूरे सोर्सेस पर रिसर्च नहीं की या पढ़ी नहीं या देखी नहीं या उनकी नज़र से नहीं गुजरे जो शायद मेरी नज़र से गुजरे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुझसे भी ज़्यादा इसके बारे में मालूमात रखते होंगे। तो जो भी जवाब है ये एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी, ना ही ये मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है फिल वक्त ये कोई फाइनल कंक्लूजन है कि बस अब ये है तो क़यामत तक यही रहने वाला है, नहीं मालूम।
जितने चीजें मेरे मालूमात में फिल वक्त है उस हिसाब से मैं क्या महसूस करा, एक इंटरैक्शन के तौर पे मेरा जवाब है, ना कि ये कोई जवाब शरई हैसियत का हामिल या एक मुस्लिम उम्मत का रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ मैं इसको वाजे कर देना चाह रहा हूं। अब इसमें जो पहला पहलू है, इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है तालिबान को लेकर, वो है इंडिया की सिक्योरिटी, हमारी अपनी सिक्योरिटी, यानी मुल्क की जो सिक्योरिटी है, ये हमारा सबसे जो अहम कंसर्न है, हमारा अहम मसला है ये हमारे लिए। उसकी वजह यह है कि आज सारी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में हर इंसान मुल्क से मोहब्बत को बाकी तमाम चीज़ों पर तरजीह देता है। हर इंसान बोल रहा हूं, जहां कहीं भी वो रहता है। मिसाल के तौर पे एक मलेशिया में रहने वाला मुसलमान है, तो उन्हें मलेशिया की प्रोमिनेंस, उसकी इंपॉर्टेंस उसकी नज़र में हर उस मसले से ज़्यादा है जो मलेशिया के बाहर हो रहे, चाहे वो मुसलमानों के साथ ही क्यों ना हो जाए। सीरिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा, ये उसके लिए उस वक्त कंसर्न बनेगा जबकि मलेशिया के इंटरेस्ट में जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से पूरी हो रही। ये तरीके से आज पूरी दुनिया बटी हुई है, यानी आज के दौर का फेनोमेना नेशनलिज्म है। आप उसको अगर अल्लामा इकबाल के शेर में देखें तो इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, यानी वतन परस्ती, वतन की पूजा, वतन से मोहब्बत इंतहाई, जिसको आप जिंगोइज्म का टर्म इंग्लिश में यूज करते, जहां पे अगर तू वतन के बारे में कुछ बोला तो हम तेरा कत्ल कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में आज यही माहौल बना हुआ है। तो ऐसे दौर में जहां हर कोई अपने मुल्क को तरजीह दे रहा, एक इंडियन होने के नाते मैं भी मेरे इंडिया के इंटरेस्ट को पहले तरजीह दूंगा कि मेरे इंडिया में अमन रहना, चाहे आजू बाजू कहीं भी कुछ हो जाए, मेरे कंट्री को उसका अफेक्ट नहीं होना। ये एज एन इंडियन मेरा भी कंसर्न रहेगा बराबर, और ये हर इंडियन का कंसर्न होना भी चाहिए कि मैं अगर इस मुल्क में रहता हूं, ये मेरा मुल्क है, जहां पे मैं अपनी पहचान जब इसके बाहर जाता हूं तो मेरे ये मुल्क के जरिए से बनाता हूं, तो मेरा भी प्राइमरी कंसर्न है यहां का अमनो अमान। जहां तक इंडिया की सिक्योरिटी का मसला है, अगर इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट तालिबान से होता है, पाकिस्तान से होता है, चाइना से होता है, नेपाल से होता है, बांग्लादेश से होता है या श्रीलंका से होता है, एज एन इंडियन सिटीजन मैं मेरे कंट्री को डिफेंड करूंगा। पहले कहीं से भी अगर हिंदुस्तान के लिए थ्रेट बना तो एज एन इंडियन सिटीजन मैं उसको डिफेंड करूंगा बराबर। और मेरे को कुरान का हुक्म भी सूरह निसा की आयत नंबर 135 क्या है, ऐ मुसलमानों इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, यानी हक के लिए खड़े हो जाओ। अगर कोई मेरे मुल्क को नुकसान कर रहा तो मेरा हक क्या है, मैं मेरे मुल्क की दिफा करना। मैं ये नहीं देखूंगा कि करने वाला मेरा रिश्तेदार है, बाप है, बेटा है, भाई है, जो मेरे मुल्क को नुकसान करेगा अगर उन्हें नाहक है तो मैं बराबर हक का साथ दूंगा। यही मेरे को कुरान का हुक्म है, और यही चीज दुनिया का हर कानून, इंडिया का भी कानून बोलता। सत्यमेव जयते इंडिया का स्लोगन है, सच्चाई की जीत होनी चाहिए। हम सच्चाई पर है और कोई हमको ठेस पहुंचा रहा तो हम बराबर अपने मुल्क की दिफा करेंगे उस दुश्मन के खिलाफ, चाहे वो दुश्मन किसी भी शक्ल में आए। ये पहला पार्ट बहुत क्लैरिटी के साथ हमको समझ जाना चाहिए। सेकंड, इस मसले के अंदर आप कुछ बोले, मैं कुछ बोलूं, पूरे उलेमा मिलकर कुछ बोलें, पूरे मीडिया के चैनल वाले कुछ बोलें, तो कोई अहमियत इसकी बात की होती नहीं है। क्यों? हुकूमत मुल्क चलाती, इस पर हुकूमत क्या बोल रही। ये जो सियासी तब्दीली आई अफगानिस्तान में, इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्या है? तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड रहेगा, हर इंडियन का वही स्टैंड होगा। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे बीजेपी बनाए, चाहे कांग्रेस बनाए, चाहे आरएसएस बनाए, चाहे एमआईएम बनाए, चाहे कम्युनिस्ट बनाए, चाहे मुस्लिम लीग बनाए, जो भी इंडिया की गवर्नमेंट बनाएंगे उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वो तमाम वसाइल, वो तमाम बातें जानने के लिए हैं जो किसी और के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट जो स्टैंड लेगी, जो कंट्री के फायदे के लिए होगा, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए होगा, एज ए सिटीजन हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एज ऑफ नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्या है? वेट एंड वॉच। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले क्या बोले कि हम
सबसे अहम चीज जो चाहते हैं, यही चाहते हैं कि उनकी जमीन हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हर इंडियन यही चाहेगा। कौन सा इंडियन चाहेगा कि नहीं भाई आप हमारे इंडिया पे हमला करो, नौज बिल्ला। तो हम भी चाहेंगे कि वो जमीन गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। कंसर्न इतना बड़ा सबको क्यों है? क्योंकि जो एक बैकग्राउंड है तालिबान का, वो है 1996 से 2001 का टाइम पीरियड उनका। ये इसका सेकंड पार्ट आंसर का समझने के लिए बता रहा हूं। 1996 में पहली मर्तबा तालिबान अफगानिस्तान में गवर्नमेंट फॉर्म की थी। हिस्टोरिकली, तारीख के एतबार से जितने बड़े बड़े गवर्नमेंट्स हैं, राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, वो एक बात बराबर मानते हैं, तालिबान को पैदा करने वाला अमेरिका है। I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. तालिबान वॉज ए क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। 96 में जब अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन चले गया, ऑलमोस्ट 1990 से 94 के दरमियान सोवियत यूनियन जो हमला करा था अफगानिस्तान पे, 10 साल तक हमलावर था, मुकम्मल तखलिया कर दिया सोवियत यूनियन। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर कबायली जंग होने लग गई और काफी खून खराबा हो रहा था। उसको बैलेंस करने के लिए एक ग्रुप उठा जिसको तालिबान का नाम दिया गया। तालिबान वर्ड जो है तालिब, तलबा से स्टूडेंट के माने में है। 96 से 2000 के दरमियान वो लोगों की जो एक्टिविटी थी शरीयत नाफिज करने के लिए, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई उस जमाने में, बोला जाता है, जो बहुत ही दहशत के अंदाज में की गई। और खास तौर पे हिंदुस्तान के कश्मीर के इलाके में काफी इन्फिल्ट्रेशन के अंदर तालिबान जरिया था बोलते उस जमाने में। और इंडिया बहुत पुकार रहा था उस वक्त, जो भी इंडियन गवर्नमेंट थी वो सारी दुनिया में ये ऐलान कर रही थी कि भाई हमको काफी प्रॉब्लम हो रहा। लेकिन उस वक्त अमेरिका तवज्जो नहीं दिया उनके ऊपर। कब तक अमेरिका तवज्जो नहीं दिया? सितंबर 11, 2001 तक तवज्जो नहीं दिया। सितंबर 11, 2001 में क्या हुआ? जब अमेरिका के ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ और उनको लगा कि तालिबान की वजह से कोई यूज करके उनकी जमीन को हमला करा, अब अमेरिका रिएक्ट किया। इसमें एक तारीखी सबक क्या मिलता? आप अमेरिका की पूरी हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर 2 हुई। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम ड्रॉप करे, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। वहां से उसके बाद से आप अमेरिका की पूरी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, वियतनाम वॉर, कोरिया के अंदर इंटरवेंशन उनका, कोल्ड वॉर, दूसरे कई इलाकों में जो अमेरिका अपनी आर्मी को जब भी भेजा, उस जगह पे काफी जान और माल का नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। यह तारीख है। वियतनाम में भी ऐसी हुआ और वियतनाम में भी अचानक रातों रात छोड़कर अमेरिकन निकल गए वहां से। वहां पे भी एक पपेट गवर्नमेंट को बिठाकर निकले। यहां पर भी जब लोग हमला किए तो प्रेसिडेंट बुश ने जब ऐलान किया था कि इट्स ए वॉर ऑन टेरर, और ये हम उस वक्त तक नहीं रोकेंगे जब तक सारी जमीन पर से दहशतगर्दी को खत्म ना करने। And tonight the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. Close immediately and permanently every terrorist training camp in Afghanistan and hand over every terrorist and every person in their support structure to appropriate authorities. These demands are not open to negotiation or discussion. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. और उनका साथ देने के लिए वो लोग 40 ममालिक को भी तैयार कर लिए। अमेरिका जब अटैक करा तो तारीख क्या समझाती है हमको? अमेरिका हमेशा से वो काम करता जो अमेरिकन इंटरेस्ट में होता। उसको अगर नुकसान हुआ तो उन्हें कहीं आएगा, उसको कहीं फायदा दिखा तो आएगा, दूसरों को कुछ भी हो जाए उसको उससे मतलब नहीं है। वो उनकी पूरी पॉलिसी डिसाइड कहीं पर होती, उनके नेशनल इंटरेस्ट पर डिसाइड होती। उनके नेशन के लिए अब क्या है फायदा? हमला करना फायदा है तो हमला करेंगे, निकल जाना फायदा है तो निकल जाएंगे। ये सिचुएशन में यहां पे अफगानिस्तान में जब 11 सितंबर 2001 में जब अटैक हुआ, उसके बाद जब अफगानिस्तान वॉर शुरू करा तो 40 नाटो मेंबर्स उसके साथ आए। इनका मकसद था तालिबान को मुकम्मल तौर पे खत्म कर देना, और जितने उसके साथ एसोसिएटेड टेररिस्ट ग्रुप से, अल कायदा है, आईसिस है, जो भी है, इन सबको खत्म कर देना। यह मकसद से
अफगानिस्तान में आए, 20 साल जंग करे, जो फिलवक्त पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है, आप मैं नहीं, दुनिया की गवर्नमेंट्स पूरी जो कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन ये है उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या अमेरिका 20 साल उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया, क्या वाकई ये जंग टेररिज्म के खिलाफ थी या अमेरिका के कुछ मफादात के लिए थी, क्या वाकई में इस जंग से कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्यों क्रिएट हुआ। ये पहला ऐसा सिचुएशन है जिस ग्रुप को आप हटाने आए, जाते वक्त उसी ग्रुप के हवाले करके चले गए, और सारी दुनिया इसके ऊपर फिर वक्त चौंकने में है कि हुआ क्या है वहां पे, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इससे एक बात मेरे दिल में आयतल कुर्सी की उस आयत के हिस्से में बहुत ज्यादा बढ़ गई, जहां अल्लाह ताला फरमाया वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, तुम्हारे इल्म में कोई चीज आ ही नहीं सकती जब तक कि मैं तुमको ना देना चाहूं। इतने एडवांस्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज रख लेके भी समझ नहीं सके कि क्या हुआ वहां पे। तो ये जो सडन अमेरिकन मूव था विड्रॉल का, वो सारी दुनिया को चौंका दिया फिल वक्त। ऐसे हालात में अब तालिबान के बारे में अच्छी है या बुरी है, 1996 से 2001 का उनका जितना भी बैकग्राउंड बताया जाता है, जो कुछ भी उनके बारे में सुनने में आया, जो कुछ लोग इस्लाम के नाम से करे, वो मुनासिब नहीं दिखता। अब जो हो रहा इसके बारे में हम उतना ही जानते जितना चैनल्स बता रहे हैं। अनफॉर्चुनेट मोस्ट पार्ट क्या है, जो मीडिया चैनल्स न्यूज हम तक पहुंचा रहे हैं, कई चीजें झूठ के जरिए से पहुंचा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा, अगर सही न्यूज भी बता रहे हैं तो अब समझ में नहीं आ रहा कि सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हम देखे कि एक चैनल जो है वीडियो गेम डालकर वॉर बता दिया। Indian news channels have been claiming footage from Arma 3 is evidence Pakistan is aiding the Taliban. There have been airstrikes in Panjshir Valley at this point of time. The clip has now been shared with millions of viewers and was aired on primetime Indian television. Thankfully, fact-checkers at Boom didn't waste any time pointing out that this footage is 100% fake and has been lifted from the video game Arma 3. ऐसे कई झूठी न्यूज़ें हैं, जैसे हमको बचपन में बताया गया शेर आया शेर आया शेर आया, जब असली शेर आ गया तो लोग यकीन नहीं करे। तो इसी तरीके से इतनी झूठ बताई जा रही कि अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया पूरा, सही क्या है गलत क्या है वाला। और इस ऐसे उसमें सबसे अहम बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो असल हमारा कंट्री चलाती, गवर्नमेंट फिल वक्त खामोश है। मीडिया एक और खतरनाक चीज क्या कर रहा, मीडिया ग्रुप तालिबान का नाम लेकर इस्लामी तालीमात पर हमले कर रहा पूरे। जैसे शरई निजाम आप बोले उन्होंने नाफिज करना चाह रहे हैं, तो दुनिया में तालिबान पहली ऐसी कोई ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो शरीयत नाफिज करते बोले। ऑलरेडी सऊदी और ईरान में शरीयत नाफिज है बोलते। जो शरई अहकामात है, जो क्रिमिनल लॉ ऑफ इस्लाम है, वो तो सऊदी में भी इंप्लीमेंटेड है। सऊदी में भी सेग्रीगेशन ऑफ मेन एंड वीमेन है, सऊदी में भी हिजाब, अब कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं, वरना सऊदी में तो इतने सालों से वही था। हिजाब का कानून था, रजम का कानून था, बीहेडिंग थी, आज भी बीहेडिंग है वहां पर। कई चीजें, शराब की दुकानें आपको नहीं मिलती, आपको पोर्क की दुकानें नहीं मिलती, कैसीनोज नहीं मिलते, आप इंटरमिंगलिंग करके जो है नाच गाने नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें अफगानिस्तान के अलावा ऑलरेडी सऊदी और ईरान में सालों से है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है। वहां पर जो शरीयत नाफिज है, जो खुल के वो लोग बोले हालाल में भी, जब मोहम्मद बिन सलमान इंटरव्यू दिए तो क्या बोले, हमारा कानून कुरान का कानून है बोले। क्राउन प्रिंस ने संविधान को लेकर कहा कि कुरान ही संविधान है। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि हमारा संविधान कुरान है और अब भी है और ये आगे भी रहेगा हमेशा के लिए। शासन की बुनियादी व्यवस्था में भी ये दिखता है, चाहे सरकार हो या विधायिका के रूप में शुरा काउंसिल या फिर शाह, तीनों ही कुरान का पालन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन सामाजिक और निजी मामलों में हम उन शर्तों को ही लागू करते हैं जिनके बारे में कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। हम बिना स्पष्ट व्याख्या के शरीयत के अनुसार सजा नहीं दे सकते। कुरान के कानून से मुराद क्या है, हम चाहे किसी भी मसलक के मुसलमान हो, चाहे कोई हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूफी हो, चाहे ईरान के सबसे बड़े शिया हो, चाहे सऊदी के सबसे बड़े वहाबी या सलफी हो, दुनिया के 130 से 160 करोड़ मुसलमान को पकड़ के पूछे, आपकी नजर में दुनिया में सबसे बेहतरीन शख्सियत कौन है, जवाब देना लाजिम है, वरना इस्लाम से खारिज हो जाते। वो भी जोर से यकीन से बोलना है,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे प्यारा दौर किसका है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर सबसे प्यारा जो है, उसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह के नबी ने कुरान की शरीयत नाफिज की थी। हां, शरीयत का नाम लेकर कोई गलत इस्तेमाल किया तो सुभान अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर उनको रिजेक्ट करी, आईसिस को रिजेक्ट करी। आज भी अगर कोई आईएस को इस्लामिक समझता तो मेरी नजर में सबसे बड़ा जाहिल है वो। आईएस पर मुत्तफिक तौर पर शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी मुत्तफिक तौर पर बोले कि ये एक दहशतगर्द ग्रुप है। कौन? आईएस। तो एक मुसलमान कहीं भी दुनिया के कोने में रहो, उसको खत्तन नहीं चाहिए कि आईसिस की आइडियोलॉजी से कोई सिंपैथी रखे। क्यों? उलेमा बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, आउटराइट रिजेक्ट करे। उनका बुनियादी अकीदा क्या है? उनकी नजर में जो उनकी आइडियोलॉजी को नहीं माना, अगर उन्हें मुसलमान भी है तो उन्हें काफिर हो गया, मार दो उसको। यह इस्लाम हो ही नहीं सकता। जहां आप मासूमों को मार रहे हैं, मासूमों में खाली गैर मुस्लिमों को नहीं मार रहे आप तो खुद जिस उम्मत के हैं वो उम्मतियों को भी मार दे रहे हैं। 100% प्योर दहशतगर्दी है ये। आईसिस किसी सूरत भी मुस्लिम ग्रुप ऑफ इस्लामिक शरिया हो ही नहीं सकता कभी भी। इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं हो सकती। तो जितने हमारे नौजवान हैं आज के दौर में, इनको बहुत क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। कहीं से भी आईसिस की सिंपैथी या आईसिस की आइडियोलॉजी की सिंपैथी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनके प्रमोशन की कोशिश नहीं करना कभी भी। उसकी रीजन खत्तन वो लोग इस्लाम पर नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इतनी जुर्रत करके क्यों बोल रहा हूं? मुत्तफिक तौर पे हर मसलक का आलिम दीन हमारा स्कॉलर रिजेक्ट कर चुका है आईसिस को। और उन्हीं की वजह से तो इतने ममालिक में फसाद हुआ, कितने मुस्लिम ममालिक का अमन खत्म हो गया। शायद दुश्मन पहले से बैठा हुआ था खत्म करने, बहाना तो इन्हों बने, इन्हों जरिया बन गए कई मुसलमान ममालिक को उजाड़ देने का। तो ये चीज को जहन में रखते हुए, अगर कल के दिन तालिबान ऐसे कोई ग्रुप्स को हेल्प करेगा तो लाजिमन हम उसको अप्रूव नहीं कर सकते। शरीयत जहां तक नाफिज करने का मामला है, अगर वो लोग वैसी शरीयत नाफिज करते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज की, जहां औरतों के हुकूक इस्लामी दायरे में मौजूद हैं, जहां सोशल इवल्स जिसको इस्लाम मानता उससे रुकाते हैं, जहां नमाजों को कायम करवाते हैं, अगर वो अमन के दायरे में सब चीजें होती हैं तो आज नहीं तो कल हमारी हुकूमत एक स्टैंड लेगी और क्लैरिटी हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसे ग्रुप्स को वो लोग सपोर्ट या प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली वो अप्रूव नहीं किया जा सकता। और जहां तक यहाँ के मीडिया का मसला है, इनको बहाना है, हमले पूरे कहीं पर हो रहे हैं, औरतों के हुकूक पे हो रहे हैं। अरे जुल्म देखो, बुरखे पिना दिए। हाँ, फ्रांस याद नहीं आ रहा जहां जबरदस्ती बुरखे उतार दिए। क्या फर्क है? अगर तालिबान दहशतगर्दी से बुरखे पिनाई तुम्हारे लॉजिक पे, तो तुम्हारी लॉजिक पे फ्रांस दहशतगर्दी से बुरखे उतरवा दिया। दोनों में फर्क क्या है? तो ये जो चीजें हैं जो इस्लामी तालीमात पर हमले के हैं, ये मीडिया क्रिएट कर रहा, और हमको मीडिया का ट्रैप भी नहीं होना चाहिए। साथ में एक बाजू के कंट्री का डेवलपमेंट है, उससे मेरे आपकी रूटीन लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां पे हमको इतना ज्यादा कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है। आप जब कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे रिएक्ट करते हैं, आप ट्रैप में आ गए। और दो तरीके का ट्रैप है। एक, मीडिया प्रोवोक करता आपको, तो हमारे पास बाज, आप देखें ना मीडिया डिबेट्स के अंदर पैनलिस्ट, मुस्लिम पैनलिस्ट रहते। ये पैनलिस्ट अल्लाह जाने इनको कौन बोला कि आप हमारी उम्मत के रिप्रेजेंटेटिव है, आप बोले तो पूरी उम्मत की आवाज है, वो कोई भी नहीं बोला, उम्मत पहचानती भी नहीं इन लोगों। लेकिन जिस तरीके से ये लोग जवाब देते हैं, ऐसा दिखता पूरे इंडिया के मुसलमान वही सोच रहे हैं इसके बारे में। तो एक वो ग्रुप है जो अजीब व गरीब शरीयत तोड़ने वाले बातें, हदीसों के खिलाफ बातें, कई चीजें भी होती लेकिन उसको इस्लाम बोल के पेश कर लेते। एक उसके अंदर एक ग्रुप है कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड जर्नलिस्ट है, मैं जर्नलिस्ट हूं। अब इन्हों पूरी दुनिया का गुत्ता लेके बैठे हुए हैं जाहिल। सऊदी में कुछ हुआ तो मोहम्मद बिन सलमान को एक पैगाम देते हैं, वो किंग सलमान को एक पैगाम, वो तुर्की के अर्दोगान को एक पैगाम। तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम्हारे एरिया का लीडर तुम्हारे को सुनता, लेकिन चूंकि पब्लिक में आना है सोशल प्लेटफॉर्म पे, देखिए क्या बोले भाई, उसको बोल दिए। आपको एक नसीहत करता हूं,
अरे तू कौन रे भाई नसीहत करने वाला उन लोगों को? तेरे को सुनते भी हो लोग। ये लोग क्या करते, जज्बाती बयानात दे रहे हैं, नतीजा मासूम आवाम जब इनके ट्रैप में जाती, इनके जिंदगियां बर्बाद हो जाती है मासूमों के। और मासूम आवाम गौर नहीं कर रही है एक बात को, ये नहीं समझ रहे हैं कि आज हमारे मुल्क में जो माहौल चल रहा फिल वक्त, उसमें थोड़ी सी भी आपकी जुबान की लफ्जिश आपको एंटी नेशनल बना के जेब भेज दे रहे हैं। इन्हों खुल के इतनी बातें करने के बावजूद बैठे हुए अपने गद्दे पे, और इनका बोलना क्या है, तकवा। कोई तो एक रहना खुल के बोलने वाला। अब पूरे 30 करोड़ मुसलमानों में एक ही मुत्तकी वली अल्लाह है जिंदाबाद। बाकी हमारे उलेमाए दीन, हमारे अकाबिर उलेमा कुछ भी नहीं बोल रहे इस मसले पे, तो डर गए उलेमा पूरे। डर किसको नहीं है, खाली इनको नहीं है। तौहीद किसके पास है, खाली इनके पास है। आंख में आंख डाल के बात करने की ताकत किसके पास है? मैं क्लियर हो जाना चाह रहा हूं, मैं सियासतदान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं। अपने आप को जो जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, हर थोड़े दिन में एक वीडियो, कहीं कुछ हो गया, इनकी एक वीडियो रहती है इसके ऊपर। अब इनको बोलना जरूरी है कौम को क्या हुआ। न्यूज़पेपरों में पढ़ लेते हम, कई न्यूज चैनलों पे देख लेते, मगर इन्हों बोले तो कौम को समझ में आता। ये लोग बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं तो हकीकत में बोल रहा हूं, हमारे उलेमा को, आप जैसे नौजवानों को बहुत सीरियस सोचना चाहिए। कहीं ये लोग वो केचवा तो नहीं है जिसको रख के मच्छियां पकड़ी जा रही। मासूम बच्चे तबाह हो जाते इसके अंदर। इन्हों तो बोल के निकल गए और इनको छोड़ा गया है, आप बोलते रहो ताकि हम दूसरों को देखें कौन क्या कर रहे हैं। तो आप इनके ऐसों के बहकावों में आके भी रिएक्ट नहीं करना, ना मीडिया के प्रोवोकेशन में आके आपको कुछ कमेंट करने की जरूरत है, ना ऐसे बेवकूफों के बहकावे में आके कुछ कमेंट करने की जरूरत है। हमारी रूटीन लाइफ, हमारे लिए हमारे खुद के अपने घर के मसाइल, हमारी लाइफ के रूटीन के मसाइल बहुत सारे हैं। ये बड़े बड़े मसाइल के लिए हुकूमत मौजूद है, अकाबिर उलेमा मौजूद है। कभी कुछ ऐसे मसले होंगे तो उलेमा दिन नसीहत करेंगे अगर कुछ करना है हमारे को। जब आईसिस का मसला आया, पूरी दुनिया के उलेमा नसीहत करे इसके बारे में, तसव्वुर भी मत करो ये लोग हराम है बोल के। उलेमा मर गए नहीं, उलेमा सो गए नहीं, विरासत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो लोग नसीहत करेंगे बराबर इंशाल्लाह। तो उसके पहले अपने से जज्बात में आके एक्साइटेड होके कुछ भी करेंगे, परेशान होंगे। और ये जो वॉर हुई, अगर इसको एक्सपर्ट की नजर में, इंटरनेशनल जर्नलिज्म की नजर में, जर्नलिस्ट्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, इन लोगों की नजर से देखें तो आज अब क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं डिसीजन के ऊपर कि वॉर करे थे तो सही है या गलत है। आप जानते हैं usatoday.com के मुताबिक अमेरिका 2001 से इराक, सीरिया और अपने अफगानिस्तान की जो लड़ाई लड़ा, इसमें कितना खर्चा किया? $5.8 ट्रिलियन। 5.8 ट्रिलियन डॉलर का मतलब क्या होता मालूम है? 5.8 लिखने के बाद अब 11 जीरोस लगाना बाजू, इतने डॉलर खर्चा करा है अमेरिका। कितने लोग मरे? ब्राउन यूनिवर्सिटी रिसर्च 8,40,000 इंसान अपनी जाने गंवा दिए, जिसमें कि 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी सिविलियंस की है, उसमें के 95% से ज्यादा मुसलमान है। सिर्फ अफगानिस्तान की 20 साल की जंग में क्या क्या हो गया? $2.3 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू द ब्राउन यूनिवर्सिटी रिसर्च। जो बाइडेन 31 अगस्त 2021 को जब वो स्टेटमेंट दिया, वो अपने स्टेटमेंट में बोले अमेरिकन प्रेसिडेंट 2.3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्चा करें हम लोग बोल के। 2.3 ट्रिलियन डॉलर मतलब 2.3 के बाजू 11 जीरो लगाना। आप इंडिया की करेंसी में उसको कैलकुलेट करना है तो इंटू 75 करो, या आज का इंटू जो भी 70, 74, 75, 78 चल रहा है, इंटू 78 करके कैलकुलेट करें तो अगर आप, और टोटल कितने मरे? 2,40,000 अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल काउंट मरे का अफगानिस्तान की जंग में 20 साल की। 2.3 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा का मतलब ब्राउन यूनिवर्सिटी रिसर्च में क्या बता रही? रोज $300 मिलियन खर्चा कर रहा था अमेरिका, रोजाना $300 मिलियन का खर्चा था वो। किसको बोले $300 मिलियन रोज के? जाने 2,40,000 से ज्यादा जानेंगे, जिसमें से 70,000 से ज्यादा सिविलियंस मरे, जिसमें कई हजार मासूम बच्चे शामिल है। अमेरिकन आर्मी के कितने मरे? अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट 12 सितंबर 2021, इंडियन एक्सप्रेस का जो संडे मैगजीन सेक्शन आता उसका, उसमें
वो लोग बताए कि 2448 अमेरिकन सोल्जर्स मरे। जख्मी कितने हुए? 20,722 जख्मी हुए। यानी 20,722 आर्मी वाले जख्मी का मतलब अब काम के नहीं रहे। 2 लाख आर्मी सोल्जर्स आर सफरिंग फ्रॉम PTSD, साइकोलॉजी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है वो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, डिप्रेशन की एक कैफियत है वो। कितने? 2 लाख अमेरिकन सोल्जर्स। यानी अब इनके इलाज का खर्चा किसके ऊपर है? गवर्नमेंट पे। वो 2 लाख में से एवरी ईयर 1000 अमेरिकन सोल्जर्स जो साल सिर्फ अमेरिका से वापिस आए, अफगानिस्तान से वापिस आए, एवरी ईयर 1000 खुदकशी करके मर जा रहे हैं वो PTSD की वजह से। 10,000 सुइसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं एवरी ईयर अमेरिकन सोल्जर्स। रीजन? जो जंग करे उसमें जो मासूमों को मारे, जो जुल्म ज्यादती करे। देखिए इंसान को अल्लाह ताला कैसा बनाए, उसको अब वो जब याद आ रहा तो उसकी नींद हराम हो जा रही, उसके वास्ते उसका जीना हराम हो जा रहा उसके वास्ते। ये रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस संडे सेक्शन की 12 सितंबर 2021, यानी लास्ट संडे, ये 19 सितंबर है, लास्ट संडे की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बोल रहा हूं आपको। फिर साथ में क्या बताया लोग? जो वापिस आए 8 लाख फौजी गए थे अभी तक टोटल लड़ने को। 8 लाख में से 1,50,000 के पास आज रहने के लिए घर नहीं है अमेरिका में, फौजियों के पास। 18%, 18% अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है उनके पास। 25% जो वापिस आए वेटरन्स, वो लोग ऐसे जॉब्स पे है जहां पे उनकी सैलरी लगभग सिर्फ $21,642 है साल की, महीने की नहीं, पूरे साल की। महीने को कितनी पड़ रही? लगभग $1,800 पड़ रही। अमेरिका के इकोनॉमी लेवल के हिसाब से अगर किसी की सैलरी या उसकी कमाई एक साल में $20,642 है तो उन्हें गुर्बत में है, बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें। अपनी जान जोखिम में डाल के लड़के आने वाले को कितने? खाली 21,000 मिल रहे हैं। 20,000 है, $1,000 का फर्क है। उनकी लाइफ तबाह होगी पूरी। आज क्वेश्चंस कर रहे हैं लोग। तो जंग उनको भी कुछ फायदा नहीं पहुंचाई, उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी। जंग कभी भी किसी के लिए फायदा नहीं करती जब तक के जंग हक पे ना लड़ी जाए। यकीनन जो कोई आपके 3,000 लोगों को सितंबर 11 में मारे, उन मुजरिमों को सजा देना आपका हक है, लेकिन उनको सजा देने के नाम पे आप 500 गुना और ज्यादा मासूमों को नहीं मार सकते जाके, और बाद में सिर्फ सॉरी नहीं बोल सकते उसके लिए। ये पूरे पहलुओं को अगर आप देखें, ऐसे हालात से दुनिया गुजर रही फिल वक्त, तो ऐसे में कहीं से भी कुछ भी आता हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए इमीडिएटली। और जहन में रखना कि हम जिस मुल्क में है फिल वक्त, हमारे लिए अफगानिस्तान की तालिबान से ना फायदा है ना नुकसान है। मैं उसकी तारीफ करा तो वो लोग आगे मेरे को यहाँ पे कोई रिवार्ड देने वाले नहीं है। मैं उनको गाली दिया तो उन्होंने मेरे को गोली मारने वाले नहीं है। मेरे को क्या लेना देना है, हुकूमत है मेरी, यहाँ उलेमा मौजूद है, इतनी बड़ी मुसलमान आबादी मौजूद है यहाँ पे। हमारे अपने कई मसाइल है हमारे लिए, हमारे एजुकेशन के मसाइल है, हमारे जॉब्स के मसाइल है, एम्प्लॉयमेंट के मसाइल है हमारे लिए, हमारी अपनी सोसाइटी को ऊपर लाने के मसाइल है हमारे लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन है, सबसे पिछड़ा तबका है हमारा। ऐसे वक्त पे हमको समझदारी से काम लेना चाहिए, ना मीडिया के प्रोवोकेशन में आके रिएक्ट करिए, ना बस जज्बाती बेवकूफ जर्नलिस्ट अपने आप को बोलने वालों के बयानों को सुन लेके कुछ भी रिएक्ट करिए आप लोग। और जुमे के दिन फ्राइडे को एक मीटिंग हुई, कहां पे? दिल्ली में हुई, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से। जुमे को क्या तारीख थी? 17 सितंबर को। 18 सितंबर के न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई, इंडिया के पूरे काउंटर इंटेलिजेंस विंग्स पूरे दिल्ली में एक मीटिंग करे, इंक्लूडिंग NIA, और NIA एक अपना लोकल लैंडलाइन नंबर दिया। कहीं भी अगर कोई ऐसे लोग दिख रहे हैं जो सिंपथाइज कर रहे हैं आईसिस से, इमीडिएट रिपोर्ट करो। क्यों रिपोर्ट करो? क्योंकि आज थोड़ी सी इनकी छूट कल कोई बड़ा नुकसान कराती, और एक बेवकूफ की वजह से पूरी उम्मत को नुकसान उठाना पड़ता, उसके बाद कई मासूम परेशान होते उसके बाद। तो हमको चाहिए कि हम बहुत एहतियात से इस मसले को हल करें, और जो चीज से हमारा ताल्लुक, क्या बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी बर्बादी के लिए काफी है कि तुम उन चीजों पर गुफ्तगू करो जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बोले हम अगर नबी की बात नहीं मानेंगे तो नुकसान होना ही होना है हमारा। कुरान का उसूल क्या है? सूरह निसा आयत नंबर 83, तुम्हारे पास कोई मसला आ जाए, कोई मामला आ जाए, उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फेर दो, या फिर
उन लोगों के पास फेरो जो उस मसले के माहिरीन हैं। इस मसले के माहिरीन, अफगानिस्तान के मसले के माहिरीन कौन है? इंडिया की गवर्नमेंट है। मेरे ओपिनियन से, आपके ओपिनियन से कुछ नहीं होने वाला है। तो वी शैल बी वेरी केयरफुल विद दिस। और जहां तक शरीयत का मामला है, कौन सा दुनिया का मुसलमान है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का इनकार कर सकता? अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस बात के खिलाफ हैं कि तुम लोग उनका बहाना बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दीन के तालीमात पर हमले मत करो। हाँ, वो भी जो इल्जाम है मुसलमान आपस में एक दूसरे से कलिमे के भाई है, ये लोग कहीं भी रहने दो भाई, कलिमे को तरजीह देते हैं लोग, दुनिया का हर मजहब वाला करता हुआ। अगर अमेरिका में कोई हिंदू है बैठे हुए और पता चला कि मलेशिया के मुसलमान मलेशिया में हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं, तो अमेरिकन हिंदुओं को तकलीफ नहीं होती? तो अब यहां पे नेशनैलिटी कहां रही, रिलीजन आ गया ना। जो माइनॉरिटीज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सफर हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, वहां माइनॉरिटी कौन है? हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन, सिख, ज्यूज माइनॉरिटी है वहां पे, बुद्धिस्ट, जैन माइनॉरिटी है। उनको तकलीफ हुई, आप हमदर्दी जताए उनसे। कौन सी बेसिस पे हमदर्दी थी? रिलीजन के बेसिस पे थी ना। तो ये तो इंसानी फितरत है। आप दुनिया के कोई भी कोने में रहेंगे, ये तो एक फितरी चीज है ये। लेकिन इसके बावजूद भी इसको बहाना बना के मुसलमान को जलील करना, यह सही नहीं है। देखो, इंडोनेशिया के अंदर बाली जो इलाका है उनका, सिर्फ बाली के इलाके में, इंडोनेशिया जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है दुनिया की, सिर्फ बाली के इलाके में 4650 मंदिरें हैं हिंदुओं के। कभी कोई फसाद हुआ वहां? कभी नहीं हुआ। क्योंकि जिस मजहब को मैं मानता हूं, जिस किताब को मैं मानता हूं, मेरा दीन नाहक फसाद करना नहीं सिखाया। फसाद सिखाया नहीं, अब फसाद नाहक ही रहता, हक पे होता ही नहीं फसाद। मासूमों का कत्ल करना नहीं सिखाया मेरा मजहब मुझे। तो हमको जज्बाती भी नहीं होना चाहिए। आप हमेशा दुश्मन की चाल से ज्यादा वाकिफ रहना। आपको दुश्मन कभी जज्बात से ट्रैप करता, कभी लाड़ों से ट्रैप करता, आप केयरफुल रहना इन सब हालात में। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो।